कैसे हो डियर स्टूडेंट। आशा करता हूँ कुशल मंगल ही होंगे। हमने नेक्स्ट टॉपिक में जाना था आनुवांशिकी के इतिहास के बारे में। आनुवांशिकी की नींव किसने रखी थी और कौन थे जेनेटिक्स के जन्मदाता। आज हम जानने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकी को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट आनुवांशिकी की शब्दावली को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमें आनुवांशिकी में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम आनुवांशिकी को अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ सकते और नहीं जान सकते। तो मैं शुरू करता हूं डियर स्टूडेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। तो सबसे पहला शब्द हम जानते हैं अब यहां पर क्या किया था मेंडल ने। देखिए डियर स्टूडेंट, अभी अगला वर्ड हम यूज करेंगे। चलो मैं लिख देता हूं यहां पर हाइब्रिड संकर। मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे डियर स्टूडेंट सारे हाइब्रिड संकर हाइब्रिडाइजेशन संकरण की पद्धति पर मेंडल ने वर्क किया था। अब यहाँ पर हेटेरोजाइगस विषम युग्मजीय कंडीशन हम देखने जा रहे हैं। मान लीजिए लंबाई का एक पौधा हमें ये प्राप्त हुआ। लंबाई का एक पौधा हमें यहाँ पर ये जो पेयर है इस पेयर में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। तो क्या ये कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन है डियर स्टूडेंट? नो, ये कंडीशन हेटेरोजाइगस विषम युग्मजीय है क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। तो ये जो कंडीशन है, पौधा तो लंबा होगा डियर स्टूडेंट, ये भी लंबा होगा ये भी लंबा होगा, ये बौना पौधा है, लेकिन इनके दोनों जीन जोड़े क्या है? समान है। तो समान युग्मजीय होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, इसलिए यह कंडीशन विषम युग्मजीय कंडीशन कहलाती है। और जितने भी हाइब्रिड संकर पौधे होते हैं उन सब में यह कंडीशन मिलेगी संकर पौधों में। तो डियर स्टूडेंट हम संकर पौधे के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए मेंडल की अगर हम बात करें तो मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो डियर स्टूडेंट एक शब्द और जानेंगे हम, प्योर। शुद्ध। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो उनके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो डियर स्टूडेंट जितना भी मेंडल का वर्क था या मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे शुद्ध पौधों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। सपोज कीजिए यहाँ पर हमने ये शुद्ध लंबा पौधा लिया, यहाँ पर हमने ये शुद्ध बौना पौधा लिया। इन दोनों पौधों के बीच मेंडल ने क्रॉस कराया था, संकरण कराया था। अब क्रॉस होने के बाद माना की कंडीशन ये आती है, ये जो कंडीशन आई है ये कंडीशन हाइब्रिड संकर कंडीशन है। और आप सब जब जानते हैं जितना भी किसान यूज़ करता है, जितने भी सीड यूज़ करेगा, संकर बीज हाइब्रिड बीज को यूज़ कर रहा है। हमेशा देखा होगा हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड धान, हाइब्रिड मक्का, हाइब्रिड बाजरा, जितना भी हाइब्रिड का है संकर। लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराने के बाद जो अगली पीढ़ी आती है वो पीढ़ी हाइब्रिड संकर पीढ़ी कहलाती है। ये कंडीशन विषम युग्मजीय हेटेरोजाइगस होती है, ये कंडीशन समयुग्मजीय होमोजाइगस कंडीशन है। तो मैं समझता हूँ ये इतना समझ में आ गया होगा। संकर दो विपरीत लक्षणों वाले, फिर समझ लीजिए। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आप समझ गए होंगे। दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराने की क्रिया संकरण कहलाती है। और इस क्रिया के बाद जो हमें अगली जनरेशन प्राप्त होती है वो संकर जनरेशन, हाइब्रिड जनरेशन कहलाएगी। विपरीत लक्षणों वाले, ये बौना है, ये लंबा है, लाल फूल वाली, सफ़ेद फूल वाली। तो इस तरीके से विपरीत लक्षणों के बीच जो क्रॉस कराया जाएगा वो हाइब्रिड संकरण क्रिया, हाइब्रिडाइजेशन क्रिया कहलाती है। प्योर
प्योर का है, मैंने बता ही दिया आपको, ये कंडीशन प्योर कहलाएगी। शुद्ध लंबा पौधा जिसमें समान जीन के जोड़े उपस्थित होते हैं। मान लीजिए शुद्ध की बात करें, लंबे शुद्ध पौधे के लिए कैपिटल टी, शुद्ध बौने पौधे के लिए स्मॉल टी यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी आप समझ गए होंगे। अगला हम जानते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, एक वर्ड और भी है यहाँ पर, वो भी मैं लिख देता हूं, जीनोटाइप, होमोजाइगस समयुग्मजी। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या है होमोजाइगस समयुग्मजी? तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा समयुग्मजी होमोजाइगस के बारे में। ये जो होमोजाइगस है, यहाँ पर होता क्या है डियर स्टूडेंट, जो ग्रेगर जॉन मेंडल था और भी कई अनुवांशिकी के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीन के जोड़े, देखिए हमेशा डियर स्टूडेंट एक बात आप समझ लें, जीन हमेशा जोड़ों में रहता है। जीन के जीव पौधे जीन जोड़े में रहता है, पेयर में रहता है। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे लंबाई के लिए मेंडल ने क्या करा था, जीन के जोड़ों को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। टॉल लंबाई के लिए जोड़ा जो यूज किया था वो कैपिटल टी यूज किया था। अब यहाँ पर इसके जोड़े क्या हैं, समान है, समयुग्मजी होमोजाइगस। होमो का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट समान, तो कैपिटल टी। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपसे, बोने के लिए हमने स्मॉल टी यूज किया। तो डियर स्टूडेंट, क्या ये कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन है? सोचें, ये मैंने कैपिटल टी लिया, ये होमोजाइगस कंडीशन है, समयुग्मजी कंडीशन है। अब मैंने यहाँ पर बौनेपन के लिए स्मॉल टी यूज किया है, क्या ये होमोजाइगस कंडीशन है? डियर स्टूडेंट, यस, ये कंडीशन भी होमोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर जो जीन के जोड़े हैं वो समान हैं। तो ये कंडीशन भी समयुग्मजी होमोजाइगस कंडीशन कहलाएगी। अब यहाँ पे एक वर्ड और लेता हूँ मैं, अब इन शब्दों की शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? तो फिनोटाइप का अर्थ होता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। इसका मॉर्फोलॉजी का अर्थ है, मैं लिख देता हूं आपको, कायकी। डियर स्टूडेंट, हमारी साइंस में, हमारी बायो में अर्थात जेनेटिक्स में इस तरह के शब्द यूज़ किए गए हैं, ऐसे शब्द यूज़ किए जाते हैं, मैं समझता हूँ इनका दैनिक जीवन में यूज़ बहुत कम होता है। खैर इतना कठिन भी नहीं है कि हमारे समझ में नहीं आए। कायकी, काय मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? काय मीन्स होता है बॉडी या शरीर, बॉडी या शरीर। देखिए आम जीवन में एक वर्ड यूज होता है विशालकाय। मैंने एक विशालकाय हाथी को देखा था, मैंने एक भीमकाय व्यक्ति को देखा था। यहाँ पर काय वर्ड यूज किया गया, विशालकाय, विशाल बहुत बड़ा, काय यानी बॉडी, शरीर यानी विशाल शरीर वाले हाथी को देखा। अर्थात किसी भी जीव, किसी भी पौधे की बाहरी संरचना, भौतिक स्वरूप, कोई भी जीव है अगर यदि उसका भौतिक स्वरूप का अध्ययन हम करते हैं बाहर से, जैसे अभी मटर के पौधे की बात करें तो हमने देखा लाल फूल वाली मटर, सफ़ेद फूल वाली मटर, लंबे तने वाली मटर, सपाट फली वाली मटर, झुर्रीदार मटर। तो इस तरीके से जो बाहरी भौतिक स्वरूप का अध्ययन हम करेंगे वो फिनोटाइप कहलाता है।
मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम कहने लगे हैं, बोले इनका जीनी स्वरूप क्या है, इनका जीनी रूप क्या है। जीनी रूप रिप्रेजेंट करना, जीनी रूप, मान लीजिए हमें एक लंबा पौधा मिला, अब लंबे पौधे में जीन के जोड़े क्या हैं, यानी कि यहाँ समझ लीजिए किसी भी जीव की जीनी संरचना का अध्ययन। मैं लिख देता हूँ, मैं समझता हूँ अब क्लियर हो गया होगा। सपोज कीजिए लंबा पौधा मिला है हमें, तो लंबे पौधे का जीनी रूप ये भी हो सकता है और लंबे पौधे का जीनी रूप ये भी हो सकता है। व्हाट यहाँ पर डिफरेंस है, ये शुद्ध लंबा पौधा है क्योंकि यहाँ कंडीशन कौन सी है, होमोजाइगस, और पौधा ये भी लंबा है, बट यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो डियर स्टूडेंट, जीनोटाइप का अर्थ है किसी भी जीव की जीनी संरचना का अध्ययन। अब एक वर्ड और जान लेते हैं, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, इसका शाब्दिक अर्थ है पुनः संयोजन। रिकॉम्बिनेशन का अर्थ है पुनः संयोजन। तो डियर स्टूडेंट, रिकॉम्बिनेशन, पुनः संयोजन, अर्थात आप सब जानते हैं कि जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, जीव में जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है तब गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। सब जानते हैं डियर स्टूडेंट, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। और डियर स्टूडेंट, गुणसूत्र मानव के जो जीन होते हैं वो मानव के गुणसूत्रों पर एक रेखीय क्रम में लगे होते हैं। या आपने हाई स्कूल में जाना होगा, या अब जान लीजिए, मान लीजिए ये एक गुणसूत्र है, यहाँ पर इस तरीके से ये कंडीशन, ये अब ये माला के दाने के समान ये दिखाई दे रही है कंडीशन आपको, ये जीन है। तो जो गुणसूत्र हैं उन पर जीन एक रेखीय क्रम में लगे होते हैं। अब होता क्या है, एक घटना यहाँ पर और देखने को मिलेगी, वो है आपकी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, तो होता क्या है डियर स्टूडेंट, जब यहाँ पर क्रॉसिंग गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तब उनकी स्थिति अपने स्थान से थोड़ी हट जाती है, और इस घटना के कारण अगले आने वाले जीव में कुछ पुराने जीव से भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ समानताएं हट जाएंगी, विषमताएं उत्पन्न होंगी। सपोज कीजिए ठीक वही कंडीशन होगी जिस तरीके से हम कभी कभी चौराहे पर पहुंच जाते हैं, और चौराहे पर पहुंचने के बाद बोले अब मुझे इधर जाना है, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक उसी प्रकार से गुणसूत्रों पर जो जीन लगे होते हैं उनके साथ भी ही होता है, वो अपने स्थान से थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, जिससे नए गुण धर्म जीव में विकसित हो जाते हैं। जीव में, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा कंपटीशन के लिए है, एक क्वेश्चन लिखिए आप, किसी भी जीव में नए गुण धर्मों का विकास, क्वेश्चन लिखें आप डियर स्टूडेंट, ये कंपटीशन के लिए क्वेश्चन है, प्लस इंटरमीडिएट के लिए है। किसी भी जीव में नए गुण धर्मों का विकास किस घटना के कारण होता है। फिर सुने मेरा क्वेश्चन, किसी भी जीव में नए लक्षणों का विकास, नए गुण धर्मों का विकास किस घटना के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या देंगे डियर स्टूडेंट, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, क्रॉसिंग ओवर, इसका आंसर क्या देंगे आप, ये देंगे। तो ये वर्ड भी मैं समझता हूँ आप समझ चुके होंगे, समझ में आ गया होगा। और हम अगला जान लेते हैं, जीनोम और जीनोम।
जीनोम की अगर हम बात करें तो ये जो है जीनोम, देखिए डियर स्टूडेंट, प्रत्येक जीव में जीन पाए जाते हैं। प्रत्येक जीव में जो गुणसूत्र होते हैं उनमें जीन पाए जाते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें कहलाती है। देखिए डियर स्टूडेंट, एक घटना मुझे याद आती है। एक वैज्ञानिक था डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, नील डासट। ये एक साइंटिस्ट है डियर स्टूडेंट, नील डासट। तो 1983 में इस वैज्ञानिक ने मानव जीनोम प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम प्रोजेक्ट की जो नींव रखी थी कंपटीशन के लिए, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के लिए मानव जीनोम प्रोजेक्ट की नींव किसने रखी थी? नील डासट साइंटिस्ट ने 1983 में रखी थी। अब ये क्या है डियर स्टूडेंट? मानव के अंदर संपूर्ण जीन। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से HGP की जब नींव रखी गई तो अलग अलग देशों की वैज्ञानिक टीम इकट्ठी हुई और उन्होंने अनुमान लगाया कि मानव के अंदर लगभग 1 लाख जीन उपस्थित होंगे। लगभग 1 लाख जीन उपस्थित होंगे। लेकिन जब रिसर्च पूर्ण हुआ तो पाया गया कि मानव में लगभग 35,000 जीन मानव में पाए जाते हैं। कितने? 35,000 जीन मानव में पाए जाते हैं। तो ये बात समझ गए आप, किसी भी जीव में पाए जाने वाले संपूर्ण जीनों की संख्या जीनोम कहलाती है। तो यहाँ पर थोड़ा और जान लेते हैं जीन के बारे में। मानव के अंदर 35,000 जीन पाए जाते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आता है, मैं यहाँ पर ये चलो यहाँ लिख देते हैं, इतना आप समझ ही चुके होंगे। लगभग विश्व की आबादी मेरे हिसाब से 7 से 8 अरब विश्व की आबादी है। और इतनी आबादी होने के बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। सपोज कीजिए एक पिता की 4 संतानें हैं, एक पिता की 4 संतानें हैं, और आप जानते हो पुत्र में या पुत्री में आधे गुणसूत्र माता से और आधे गुणसूत्र किससे प्राप्त होते हैं? पिता से प्राप्त होते हैं। जब आधे गुणसूत्र माता से और आधे पिता से प्राप्त होते हैं तो आधे लक्षण माता के और आधे पिता के। तो चारों जो संतानें उत्पन्न हुई हैं वो माता पिता से मिलती जुलती होनी चाहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नताएं, प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, प्रत्येक व्यक्ति अलग है। ये किस घटना के कारण है उसको भी हम जान लेते हैं। वो जानते हैं हम मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत जानते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब क्या था, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज कीजिए, देखिए डियर स्टूडेंट, हम जीन की अगर बात करें तो जीनों को, मेरा ये वर्ड बिल्कुल यहाँ बिठा लीजिए, जब तक आप टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तब तक जेनेटिक्स आपकी समझ में आने वाली नहीं है। मानव शरीर में किसी भी जीव में जीन, कोई भी जीव हो, जीन आनुवंशिकी के अंतर्गत अल्फाबेटिकल माने गए हैं। अभी हम अंग्रेजी की बात करें, कितने अल्फाबेट्स हैं? 26। कितने हैं? 26 अल्फाबेट हैं। अब 26 अल्फाबेट से अंग्रेजी की कितनी डिक्शनरियां आप भर चुके हैं, कितनी भर चुकी हैं? पूरी इंग्लिश या पूरी डिक्शनरी कितने? 26 वर्डों से बनी है टोटल। अब मैं आपको सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये वर्ड लिखा मैंने, WORLD, ये लिख दिया मैंने। अब मैं लिख देता हूँ WROLD, और एक वर्ड और लिखता हूँ मैं, WOLDR। डियर स्टूडेंट, ये मैंने 3 वर्ड लिखे हैं और तीनों वर्डों के शाब्दिक अर्थ अलग निकलेंगे, जबकि तीनों वर्डों में क्या है? अल्फाबेट समान है। WORLD, WROLD, WOLDR, तीनों में अल्फाबेट क्या है? समान है।
जबकि तीनों शब्दों के शाब्दिक अर्थ क्या होंगे, बिल्कुल भिन्न होंगे। जैसे तीनों वर्ड के अल्फ़ाबेट समान हैं लेकिन तीनों के शाब्दिक अर्थ अलग हैं, ठीक इसी प्रकार से यही घटना मानव के अंदर होती है। यदि जीन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इस कारण मानव की अगली जो जनरेशन है या अगले जो जीव हैं उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये सब आपके समझ में आ ही गया होगा। अब कल फिर हम नए टॉपिक के साथ, और कल का जो टॉपिक होगा वो मेंडल के द्वारा दिए गए आनुवंशिक नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इस टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स को अच्छी प्रकार से समझिए। इसके अतिरिक्त कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं।